हमारे प्यारे दर्शकों, इस वीडियो के साथ हम रिवीजन की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अगर यह सीरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और हमें कमेंट करें। अगर आप लोग इस सीरीज को लाइक करते हैं और हमें कमेंट करते हैं तो हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी में एक आदमी था जिसका नाम था गेरार्ड। गेरार्ड अकेला एक घर में रहता है और वह घर एक सुनसान जगह पर बना हुआ है। एक दिन एक घुसपैठिया यानी इंट्रूडर जो किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाता है, वह उसके घर में आ जाता है। वह एक अपराधी था। वह चाहता था कि वह गेरार्ड को मार दे और उसकी जगह पर उसका हमशक्ल बनकर और उसकी आइडेंटिटी लेकर वहां रहे। तो क्या वह ऐसा करने में सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं, और वह गेरार्ड को क्यों मारना चाहता था? कहानी जानने के लिए आइए वीडियो देखते हैं। इंट्रूडर का मतलब होता है घुसपैठिया, यानी कि किसी के घर में जबरदस्ती जब कोई आदमी घुस जाता है तो उस आदमी को बोलते हैं इंट्रूडर। अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो उस समय तुम अपनी बुद्धि से काम लो। किसी भी मुसीबत के समय तुम्हें हिम्मत दिखाने की जरूरत पड़ती है। जब भी संकट या परेशानी आती है तब प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि दिमाग से काम लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इस प्ले में एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है गेरार्ड। मुसीबत के समय वह अपने माइंड का यूज करता है और अपने घर में घुसने वाले उस अपराधी और घुसपैठिए को हरा देता है। गेरार्ड को मारने से पहले वह इंट्रूडर उससे बातचीत करता है और उस बातचीत के दौरान ही गेरार्ड उसके इरादों को समझ जाता है और उससे बचने के लिए और उसे हराने के लिए एक झूठी कहानी बनाता है और एंड में उसे अपनी चाल में फंसा लेता है। गेरार्ड एक प्ले राइट है, यानी कि वह नाटक लिखता है। उसकी हाइट मीडियम है। वह एसेक्स के जंगलों यानी फॉरेस्ट्स में एक छोटी सी झोपड़ी में अकेला रहता है। जब यह प्ले शुरू होता है तब गेरार्ड किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। वह अपना चश्मा, एक लॉन्ग सूट और एक लॉन्ग कोट भी पहने हुए था। बात करने के बाद जब वह फोन को नीचे रख देता है तो उसके बाद अपना ट्रैवलिंग बैग पैक करना शुरू कर देता है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह कहीं जा रहा था। असल में वह अपने एक नए नाटक यानी कि प्ले के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बाहर जा रहा था। उस समय वह अपने बेड को तैयार कर रहा था जिस पर उसने प्रैक्टिस करने का सामान रखा। जब वह अपनी पैकिंग करने में बिजी था तभी एक आदमी अपने हाथ में एक रिवॉल्वर लेकर चुपचाप उसके घर में घुस जाता है। वह गेरार्ड को मारना चाहता था। वह देखने में बिल्कुल गेरार्ड की तरह ही लग रहा था। वह एक लॉन्ग कोट और एक सॉफ्ट हैट पहने हुए था। इंट्रूडर उसे हाथ ऊपर करने के लिए बोलता है और कहता है कि जो भी क्वेश्चन उससे पूछे जाएं, चुपचाप उनका आंसर दे दे। गेरार्ड बिल्कुल शांत रहता है और उससे आराम से बात करता है। गेरार्ड उसे कहता है कि उसे हाथ ऊपर करने में परेशानी हो रही है, तो इंट्रूडर उसे एक चेयर पर बैठने के लिए कहता है और वह खुद एक दीवान यानी बेड पर बैठ जाता है। और फिर इंट्रूडर उसे कुछ क्वेश्चन करता है। असल में वह जानना चाहता था कि उसका पूरा नाम क्या है, उसकी क्या क्या हैबिट्स हैं और वह किस तरीके से बातें करता है। और फिर वह आगे उसे बताते हुए कहता है कि उसने गेरार्ड के बारे में कुछ बातें सुनी थीं। फिर गेरार्ड को अपने बारे में बताते हुए घुसपैठिया कहता है कि वह एक हत्यारा था और उसने एक पुलिस वाले की भी हत्या कर दी थी। पुलिस उसके पीछे पड़ी थी और वह पुलिस को चकमा देने और उसके बाद शांति से रहने के इरादे से गेरार्ड की पहचान यानी आइडेंटिटी को अपनाना चाहता है। घुसपैठिया आगे गेरार्ड से कहता है कि वह गहनों का एक लुटेरा यानी ज्वेल रॉबर है। आगे चलकर उसने बताया कि उसके इरादे गेरार्ड को मारना और उसे मारकर उसकी जगह पर उसकी आइडेंटिटी लेकर खुद रहना है। गेरार्ड उस घुसपैठिए को चालाकी से हराने के लिए एक नई कहानी बनाता है। वह घुसपैठिए को बताता है कि वह खुद एक कातिल है और पुलिस उसके भी पीछे पड़ी हुई है, और अगर इंट्रूडर उसे मारकर उसकी आइडेंटिटी लेकर उसकी जगह पर रहने की कोशिश भी करेगा तो भी इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर भी उसे गेरार्ड समझकर उसके ऊपर हत्या यानी मर्डर का आरोप लगाया जाएगा। इस तरह पुलिस अगर उसे उसके असली रूप में नहीं तो गेरार्ड के रूप में ही सही पर फांसी दे देगी,
यानी कि वह गेरार्ड बनकर भी पुलिस से नहीं बच पाएगा। यह सब सुनने के बाद इंट्रूडर ने सोचना शुरू किया कि जेरार्ड सही बोल रहा है या नहीं, और उस कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए जेरार्ड के पास एक चांस था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी में उसके साथ किसी सुरक्षित जगह पर भाग चलने को कहा। इसके बाद उसने एक दरवाजा खोला, लेकिन यह कोई असली दरवाजा नहीं था। यह असल में एक अलमारी थी जो बाहर से देखने में बिल्कुल दरवाजे यानी डोर जैसी लगती थी। इंट्रूडर को कुछ शक हुआ तो उसने अलमारी के अंदर झांकने की कोशिश की, यह देखने के लिए कि उसमें क्या है। और जैसे ही उसने अंदर की तरफ झांका, जेरार्ड ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और अलमारी में बंद कर दिया। जब घुसपैठिया अलमारी में घुस रहा था तो उसका रिवॉल्वर उसके हाथ से नीचे गिर गया था। तो गेरार्ड ने अलमारी का दरवाजा बंद करते समय उस रिवॉल्वर को उठा लिया। इसके बाद उसने उस घुसपैठिए को अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बुलाया, और हम लोगों को जेरार्ड के बारे में उसकी यह असलियत तब पता चलती है कि वह एक प्ले राइट है, जब प्ले के लास्ट में वह यह बात बोलता है कि इस इंट्रूडर की घटना से उसे अपने अगले नाटक के लिए एक नया एक्सपीरियंस मिल गया है। क्या आप लोगों को यात्रा करना पसंद है? इस चैप्टर के राइटर विक्रम सेठ को यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है हेवन लेक। उस बुक में उन्होंने अपनी एक लंबी यात्रा के बारे में बताया है जो उन्होंने चीन से करना शुरू की थी और तिब्बत और नेपाल होते हुए इंडिया तक कंप्लीट की थी। तो चलिए अब इसी के साथ अपना चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के राइटर अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब मैं काठमांडू में था तो मैंने शहर के बीचों बीच एक सस्ता सा कमरा ले लिया और वहां घंटों तक सोया। फिर अगले दिन मैं सुबह मिस्टर शाह के लड़के और उनके भतीजे के साथ काठमांडू में बने हुए 2 मंदिरों को देखने गया जो कि हिंदुओं और बौद्ध लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र हैं। जब मैं पशुपतिनाथ के मंदिर गया तो मैंने देखा कि वहां बाहर एक बोर्ड लटका हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि केवल हिंदू ही मंदिर के अंदर एंट्री कर सकते हैं। मैंने वहां देखा कि वहां बहुत ही भीड़ भरा माहौल था और मैदान में पुजारी, पूजा करने आए हुए लोग, यात्री, कुछ मंकीज, कबूतर, गाय इधर उधर घूम रहे थे। कुछ लोग पुजारी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगे थे और कुछ लोग दूसरों को धक्का मारकर आगे बढ़ रहे थे। तभी मैंने देखा कि वहां नेपाल के रॉयल फैमिली की एक राजकुमारी आई और जैसे ही वह आई, हर आदमी उसके सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दिया। फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि दरवाजे पर कुछ वेस्टर्न लोग यानी कि पश्चिमी देशों के लोग आए हुए थे और वह मंदिर में अंदर एंट्री करने के लिए परमिशन मांग रहे थे। वहां एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। उसको यह विश्वास नहीं होता है कि वे लोग हिंदू थे, क्योंकि मंदिर में केवल हिंदुओं का ही आना अलाउड था। फिर थोड़ी देर बाद वहां 2 बंदरों की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वे इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं। वहां पास में ही एक नदी बहती है जिसका नाम है बागमती, जो कि नीचे की तरफ बहती है। वह बंदर भागता हुआ बागमती नदी की तरफ चला जाता है। मैंने देखा कि उस नदी में कुछ लोग एक डेड बॉडी का फ्यूनरल यानी अंतिम संस्कार कर रहे थे। कपड़े धोने वाली धोबिन अपने काम में लगी हुई थी और बच्चे नहा रहे थे। कुछ लोग ऊपर से फूल और पत्तों की टोकरी नदी में गिरा रहे थे। हमने देखा कि वहां नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जो कि पत्थर के मंच से आधा बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा था। लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब यह मंदिर पूरा बाहर निकल आएगा तो मंदिर के अंदर जो देवी रहती हैं वह उस मंदिर में से निकल जाएगी और उस समय धरती पर कलयुग का बुरा टाइम खत्म हो जाएगा। यह सब देखने के बाद हम दूसरी जगह पर गए जिसका नाम था बौद्ध स्तूप। हमने देखा कि वहां पर बिल्कुल शांति थी। इस स्तूप के बड़े से सफेद गुंबद यानी डोम के चारों ओर सड़क है। वहां बाहरी साइड पर छोटी छोटी दुकानें हैं जिनमें बहुत सी शॉप्स तिब्बती लोगों की हैं जो बाहर से आए हुए हैं। दुकानों पर कई सारी चीजें मिलती हैं जैसे कि तिब्बत के कपड़े, चांदी की ज्वेलरी, बैग्स और भी बहुत सारे सामान यहां मिलते हैं। हमने देखा कि यहां पर बिल्कुल भीड़ नहीं है। इतनी बिजी गलियों के बीच में यह एक बिल्कुल शांत जगह है। काठमांडू एक धार्मिक स्थान यानी रिलीजियस प्लेस है। यहाँ की पतली गलियों में फूलों से सजी देवियों के मंदिर हैं। यहाँ पर फ्रूट्स, बांसुरियां यानी फ्लूट्स, पोस्ट कार्ड बेचने वाले लोग खड़े हुए हैं। हमने देखा कि दुकानों पर सुंदरता को बढ़ाने वाले सामान जो कि स्पेशली लड़कियों और औरतों के लिए होते हैं
वे मिलते हैं। इसके अलावा वहां फिल्म रील, चॉकलेट, कॉपर के बर्तन और दूसरी पुरानी नेपाली चीजें बेचने वाली दुकानें हैं। रेडियो में फिल्मी गाने जोर से बजते हैं, कार्स के हॉर्न्स, साइकिलों की घंटियां बजती हैं और मोटरसाइकिल पर घुड़ाएं रंभाती हुई आवाज निकालती रहती है। और भी बहुत कुछ चीजें यहां देखने को मिलती हैं। मैंने यहां थोड़ा बहुत खाया पिया और कुछ किताबें और डाइजेस्ट भी खरीदी। खाने पीने को लेकर मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। फिर थोड़े समय बाद मैं वापस अपने घर जाने के बारे में सोचता हूं। मैंने सोचा कि अगर मेरे अंदर उतनी एनर्जी यानी और ज्यादा घूमने लायक एनर्जी बची होती तो मैं बस और ट्रेन से पटना जाता, फिर गंगा नदी से बोट से बनारस होता हुआ इलाहाबाद जाता और फिर यमुना नदी से आगरा से होता हुआ दिल्ली जाता। लेकिन अब इतना सब सफर करने की मेरी हिम्मत नहीं है। मैं बहुत थक चुका था। अब मुझे अपने घर की याद आ रही थी। मैंने सोचा कि आज अगस्त का आखिरी दिन है और फिर मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं सीधा घर जाऊंगा। फिर मैंने नेपाल की एयरलाइन ऑफिस में एंट्री की और आने वाली कल के लिए फ्लाइट की टिकट खरीद ली। मैंने होटल के पास मैदान के कोने में खड़े एक बांसुरी बेचने वाले को देखा। मैंने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा लगा है। इसके ऊपरी छोर पर कई सारी बांसुरियां बंधी हुई हैं। मुझे लगता है कि वे कम से कम 50 या 60 बांसुरियां होंगी और वे सारी बांसुरियां बांस की बनी हुई हैं। उसके पास अलग अलग तरह की बांसुरियां थीं और वह बार बार उस डंडे को जमीन पर खड़ा कर देता था और एक बांसुरी को सिलेक्ट करके कुछ टाइम के लिए उसे बजाता रहता था। और मैंने देखा कि वह धीरे धीरे पूरा ध्यान लगाकर बिना कोई दिखावा किए अपनी बांसुरी बजा रहा था। वह दूसरों की तरह अपना सामान बेचने के लिए चिल्ला नहीं रहा था। कभी कभी वह अपना सामान यानी बांसुरी भी बेचता है और फिर से अपनी बांसुरी बजाने लग जाता है। फिर कभी बजाते बजाते बीच में फल वाले से बात करने लग जाता है और उससे बात करते समय बांसुरी बजाना बंद कर देता है। उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह पिछले कई सालों से इस काम को कर रहा था। उसे देखते देखते मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मेरा वहां से ध्यान हटाने का मन नहीं कर रहा था। और ये मेरे साथ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। जब भी मैं बांसुरी सुनता हूं तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। मैं बांसुरी की धुन में इतना खो जाता हूं कि पूछो मत। हर देश की और हर जगह की अपनी अलग अलग तरह की बांसुरी होती है। जैसे कि जापान की बांसुरी को बोलते हैं शाकुहाची, अपनी इंडिया में इसको बोला जाता है बांसुरी, और साउथ अफ्रीका में हवा वाली बांसुरी यानी ब्रेथी फ्लूट बोलते हैं। इसके अलावा चीन की बांसुरी ऊंची आवाज वाली यानी हाई पिच्ड होती है। हर बांसुरी को बजाने के अपने अपने अलग तरीके हैं और अलग अलग महत्व यानी इंपॉर्टेंस है। मुझे ऐसा लगता है कि बांसुरी सुनने का मतलब है कि मनुष्य जाति के साथ यानी मैनकाइंड के साथ संबंध जोड़ लेना। बांसुरी की आवाज हर किसी को अट्रैक्ट कर लेती है। बांसुरी को बजते रहने के लिए भी रुकने और सांस लेने की जरूरत होती है। मुझे इस बात पर काफी आश्चर्य होता है कि जब मैं पिछली बार विदेश से यानी अब्रॉड से वापस आया था तब मैंने इन बातों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था जितना कि अब दे रहा हूं। मारिया शारापोवा के बारे में कुछ तो इंटरेस्टिंग बात है। उसकी लगातार मुस्कान और खूबसूरत ड्रेस कुछ अलग हटकर है और उसके अंदर की किसी बात ने उसे मंडे 22 अगस्त 2005 को महिला टेनिस में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर बैठा दिया। यह सब लगभग कुछ ही समय में हुआ। अपनी उम्र से भी ज्यादा हिम्मत दिखाते हुए साइबेरिया में पैदा हुई इस लड़की ने टेनिस की दुनिया में टॉप तक पहुंचने के लिए एक प्रोफेशनल प्लेयर के रूप में सिर्फ 4 साल लिए। 4 साल में ही वह टॉप पर पहुंच गई और फेमस हो गई। कंपटीशन से भरी इस दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने और ऊंचाई पर जाने का यह सिलसिला 9 साल पहले शुरू हुआ था। उसे यहां तक पहुंचने के लिए कई सारे बलिदान देने पड़े, जिसे सिर्फ कुछ ही बच्चे झेल सकते हैं, और यह कोई आसान काम नहीं था। छोटी सी लड़की मारिया ने अभी तक अपना 10th बर्थडे भी नहीं मनाया था जब उसे ट्रेन में बैठाकर यूनाइटेड स्टेट्स भेजा गया था। वह अपने फादर यूरी के साथ फ्लोरिडा के लिए चली गई। उसकी इस यात्रा ने उसे सफलता और पॉपुलैरिटी के रास्ते पर आगे बढ़ा दिया, लेकिन उसे अपनी मां येलेना से एक दिल दहला देने वाले 2 साल के लिए अलग होना पड़ा। मां के वीजा बनने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण उन्हें साइबेरिया में रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। 9 साल की बच्ची ने शुरुआत में ही जीवन का एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीख लिया था
कि अगर उसे टेनिस की दुनिया में टॉप पर पहुंचना है तो इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मारिया शारापोवा याद करते हुए कहती हैं, मैं इतनी अकेली हुआ करती थी। मैंने अपनी माँ को बहुत याद किया। मेरे फादर मेरी टेनिस ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे थे, इसलिए वह भी मुझे नहीं देख सकते थे। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी इसलिए मैं रात को 8 बजे सो जाती थी। दूसरे टेनिस स्टूडेंट्स रात को 11 बजे आते और मुझे जगाते और मुझे कमरे को ठीक करने और इसे साफ करने का ऑर्डर देते। उन स्टूडेंट्स की इस आदत ने मुझे परेशान करने के बजाय और ज्यादा दृढ़ निश्चयी और मानसिक रूप से मजबूत बना दिया। मैंने यह सीखा कि मुझे खुद का ख्याल कैसे रखना है। मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मुझे पता था कि मैं क्या चाहती थी। जब आप जीरो से शुरू करते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं होता है तो यह आपको उस चीज को पाने के लिए और ज्यादा भूखा और दृढ़ निश्चयी बनाता है। मैंने अपने सपने को दृढ़ता से आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा बेइज्जती या अपमान झेलने के लिए तैयार कर लिया था। यह मजबूती आज भी मारिया के अंदर दौड़ती है। यह चीज उसके लिए 2004 में विंबलडन का लेडीज सिंगल क्राउन जीतने और अगले साल दुनिया की नंबर 1 पोजीशन पर पहुंचने के लिए इंपॉर्टेंट थी। साइबेरिया के बर्फ से जमे हुए मैदानों से निकलकर विमेन टेनिस के टॉप तक की उसकी इस जर्नी ने टेनिस प्रशंसकों यानी फैंस के दिलों को छुआ है। मारिया के पास भावनाओं यानी सेंटिमेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है। जब उसकी महत्वाकांक्षा यानी एम्बिशंस के बारे में पूछा जाता है तो वह कहती है कि मुझे सफल होने के लिए काफी सारी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। मैं बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव हूं। मैं जो करती हूं उस पर खड़ी मेहनत करती हूं। यह मेरा काम है। ये हार्ड वर्क ही सफलता के लिए उसका फॉर्मूला है। हालांकि मारिया शारापोवा बिल्कुल क्लियर अमेरिकी उच्चारण यानी एक्सेंट के साथ बोलती है। वह गर्व से अपनी रशियन नेशनैलिटी दिखाती है। सभी डाउट्स को क्लियर करते हुए वह कहती हैं, मैं रूसी हूं। यह सच है कि अमेरिका मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन मेरे पास रूसी नागरिकता है। मेरा ब्लड पूरी तरह से रशियन है। मैं रूस के लिए ओलंपिक खेलूंगी अगर वे मुझे खिलाना चाहते हैं। दूसरी लड़कियों की तरह मारिया शारापोवा भी फैशन, सिंगिंग और डांस को अपने शौक बताती है। वह आर्थर कोनन डॉयल के नॉवेल पढ़ना पसंद करती है। उसे इवनिंग गाउन्स पहनने का शौक है। चॉकलेट लगे हुए पैनकेक्स और फिजी ऑरेंज ड्रिंक्स भी उसे बहुत पसंद है। मारिया शारापोवा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसका टैलेंट, सफल होने की अटूट इच्छा और बलिदान ने उसे दुनिया के टॉप पर पहुंचा दिया है। कुछ लोग उसकी उपलब्धियों यानी अचीवमेंट से जलन यानी जेलसी रख सकते हैं जो उसे आज मिली हैं। उसे टेनिस से होने वाली कमाई के बारे में बस यही कहना है, बेशक पैसा एक प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन है, टेनिस एक बिजनेस और एक गेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है दुनिया में नंबर 1 बनना। और नंबर 1 बनने का मेरा यह सपना ही था जो मुझे आगे बढ़ाता रहा। यह कहानी पतझड़ यानी ऑटम के सीजन की है। हवा बहुत जोर की चल रही है और काफी तेज बारिश हो रही है। वहां पर आइवी नाम की एक बेल लगी हुई है जिसके सारे पत्ते झड़ गए हैं। उस बेल पर सिर्फ एक ही पत्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे पत्ते गिर जाने के बाद भी वह पत्ता नहीं गिर रहा है? तो चलिए जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। सू और जॉन्सी 2 युवा कलाकार यानी यंग आर्टिस्ट हैं जो एक ही फ्लैट में एक साथ शेयर करके रहती हैं। उनका फ्लैट मकान की 3री मंजिल यानी 3rd फ्लोर पर है। नवंबर मंथ में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। उसे निमोनिया हो गया है। वह अपने बिस्तर में बिना हिले डुले खिड़की से बाहर लगातार देखती रहती है। सू, जो उसकी फ्रेंड है, बहुत परेशान हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। हालांकि डॉक्टर डेली आता था, पर उसने देखा कि जॉन्सी की हालत में किसी भी तरह का कोई सुधार या चेंजिंग नहीं थी। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ साइड में ले गया और उससे पूछा, क्या जॉन्सी को किसी बात को लेकर कोई चिंता लगी हुई है? सू ने कहा, नहीं तो, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि अब उसे अच्छा नहीं होना है। अगर वह जीना नहीं चाहेगी तो कोई भी दवा उसकी मदद नहीं करेगी। सू ने अपनी पूरी कोशिश की कि जॉन्सी अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट ले। उसने फैशन और कपड़ों की बातें की, लेकिन जॉन्सी ने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया।
वह अपने बेड पर चुपचाप लेटी रही। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और पेंट करना स्टार्ट कर दिया। जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते हुए सीटी बजाने लगी। अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते सुना। वह एकदम उसके बिस्तर की ओर भागी और जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते सुना। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी 12, कुछ समय बाद वह फुसफुसाई 11, 10, 9, 8, 7। ये देखकर सू डर गई। उसने एक्साइटेड होते हुए और डरते हुए खिड़की के बाहर देखा। उसने देखा कि एक पुरानी आईवी की बेल खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक छड़ी हुई थी। बाहर चलती हुई तेज हवा में बेल के पत्ते झड़ रहे थे। सू ने पूछा, ये क्या है? ये तुम क्या कर रही हो जॉन्सी? जॉन्सी फुसफुसाई 6। अब वे पत्ते बहुत स्पीड से झड़ रहे हैं। 3 दिन पहले इस पर लगभग 100 पत्ते थे, अब केवल 5 बचे हैं। सू ने कहा, ये पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो झड़ेंगे ही, इसमें कौन सी नई बात है? जॉन्सी ने कहा, जब आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं पिछले 3 दिन से इस बात को जानती हूँ। सू ने कहा, ओह, ये एकदम बकवास है। तुम्हारे ठीक होने से भला इन पुरानी आईवी की बेल के पत्तों का क्या लेना देना? डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए एक सूप का कटोरा ले आई। जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब इस बेल पर केवल 4 ही पत्तियां बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ते का झड़ना देखना चाहती हूँ, फिर उसके बाद में भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। उसने उसे चूमा और कहा, तुम मरने नहीं जा रही। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे लाइट की ज़रूरत है। मैं पेंटिंग को कंप्लीट करके अपने लिए कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तब तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी ख़त्म करो। मैं लास्ट पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं वेट करके थक गई हूँ। मुझे मरना है, इसलिए मुझे बिल्कुल उसी तरह शांतिपूर्वक जाने दो जैसे वे बेचारे थके पत्ते जा रहे हैं। सू ने कहा, तुम एक काम करो, तुम सोने की कोशिश करो। मुझे एक बूढ़े खान में काम करने वाले यानी ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है और इस काम के लिए मैं बहरमन जो नीचे रहता है उसको अपना मॉडल बनने के लिए बुलाने जा रही हूँ। सू नीचे भागी। बहरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। वह 60 इयर्स का एक बूढ़ा आदमी था और एक पेंटर था। उसकी जिंदगी का मेन टारगेट था एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाना, पर यह केवल उसका सपना ही बनकर रह गया। सू ने अपनी सारी परेशानियां बहरमन को बता दी। उसने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को इस बात पर पक्का विश्वास है कि वह आखिरी पत्ते के झड़ते ही मर जाएगी। यह सुनकर बहरमन ने पूछा, क्या वह मूर्ख है? वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? सू ने शिकायत करते हुए कहा, उसको बहुत तेज बुखार है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, इससे उसे बहुत चिंता हो रही है। बहरमन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आता हूं और जॉन्सी को देखता हूं। वे लोग चुपचाप कमरे में आए। जॉन्सी सो रही थी। सू ने पर्दा खींचा और फिर वे दोनों लोग दूसरे कमरे में चले गए। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि बेल पर अब केवल एक पत्ता बचा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब पत्ता किसी भी टाइम गिर जाएगा। बहरमन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी अगली सुबह जागी। बड़ी कमजोर आवाज में उसने सू को पर्दा हटाने को कहा। यह सुनकर सू घबरा गई। उसकी पर्दा हटाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। फिर भी बेमन से उसने पर्दा हटाया। सू बेल को देखकर हैरान होकर बोली, देखो, बेल पर अभी भी एक पत्ता है। ये हरा और बिल्कुल हेल्थी लग रहा है। इतनी आंधी और तेज हवाओं के बावजूद भी वह गिरा नहीं है। जॉन्सी ने कहा, मैंने पिछली रात हवा चलने की आवाज को सुना था। मैंने सोचा कि यह गिर गया होगा। मुझे लगता है कि आज यह झड़ जाएगा और तब मैं मर जाऊंगी। सू ने एनर्जी से भरी हुई आवाज में चहकते हुए कहा, तुम नहीं मरोगी। तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना होगा। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी कमजोरी में मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लगभग हर घंटे बाद वह खिड़की से बाहर देखती और उसने देखा कि पत्ता अब भी वहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह बेल से चिपका पड़ा है। शाम को फिर से आंधी आई लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी बहुत देर तक पत्ते को देखती रही। तब उसने कुछ सोचा। फिर सू को बुलाया और कहा, मैं एक बहुत ही खराब लड़की हूँ।
तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की और इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत निराश और उदास हो गई थी। आखिरी पत्ते ने मुझे बता दिया है कि मैं कितनी शैतान हूँ। मुझे यह एहसास हो गया है कि मरने की बात सोचना या चाहना पाप है। सू ने जॉन्सी को गले लगाया, फिर उसे बहुत सा गर्म सूप दिया और एक शीशा भी दिया। जॉन्सी ने बालों में कंघी की और खुशी से मुस्कुराई। दोपहर के बाद डॉक्टर आया। अपने मरीज की जांच करके उसने सू से कहा, जॉन्सी में अब जीने की इच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है वह जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाना है बहरमन को देखने। उसे भी निमोनिया हो गया है, पर मुझे डर है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमन की आज सुबह डेथ हो गई। वह 2 दिन से बीमार था। पहले दिन बिल्डिंग का रखरखाव करने वाले लोगों ने उसे बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा था। उसके कपड़े और जूते गीले थे और वह कांप रहा था। वह उस तूफानी रात में बाहर था। फिर उन्हें वहां एक सीढ़ी पड़ी हुई मिली और एक लालटेन भी मिली, जो अभी भी उसके बिस्तर के पास जल रही थी। कुछ ब्रश और ग्रीन और येलो कलर के पेंट फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े थे। सू ने कहा, जॉन्सी, खिड़की के बाहर उस आइवी के पत्ते को देखो। क्या तुम्हें इस बार पर कोई हैरानी नहीं हुई कि इतनी तेज हवा चलने के बाद भी वह पत्ता फड़फड़ा क्यों नहीं रहा? एक्चुअली वह बहरमन के द्वारा बनाई गई उसकी अब तक की सबसे बढ़िया पेंटिंग है। वह कोई असली पत्ता नहीं है। उसने उसे उस रात को पेंट किया था जब बेल पर लगा हुआ आखिरी पत्ता भी झड़ गया था। इस पेंटिंग को बनाने के लिए उसे उस तूफानी रात में बाहर खड़े होकर काम करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे निमोनिया हो गया। उसने इतनी बारिश भरी ठंडी रात में इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ही की थी। उसने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन वह खुद नहीं बच सका। सुब्रमण्यम भारती का मानना है कि हमें मन और शरीर से मजबूत रहना चाहिए। अगर हम ताकतवर हैं, तो हवा हमारी फ्रेंड बन जाएगी। हवा कठिनाइयों और चुनौतियों का इंडिकेटर है। हम लोगों को इसका सामना डटकर करना चाहिए। इस कविता से हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन के साथ करने की प्रेरणा मिलती है। हवा उन समस्याओं और कठिनाइयों को शो करती है जिनका सामना बहुत ही बहादुरी के साथ करना है। किसी भी हार्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हवा और कठिनाइयों के साथ हमारी फ्रेंडशिप होना जरूरी है। यहाँ पोएट हवा से कहता है कि हे हवा, तुम धीरे धीरे आओ, खिड़कियों के शटर मत तोड़ो, कागजों को मत बिखराओ, किताबों को अलमारी के खाने से नीचे मत फेंको। वहां देखो तुमने क्या किया, तुमने वह सब नीचे फेंक दिया। तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए। तुम दोबारा बरसात को ले आई। तुम कमजोरों को मारने में बहुत चालाक हो। गिरते हुए कमजोर घर, गिरते हुए दरवाजे, गिरती हुई कड़ियां, टूटकर बिखरती लकड़ी, टूटते शरीर, टूटता जीवन, टूटते दिल, इन सब को हवा का देवता फटकता है, यानी कि इन सभी टूटती हुई चीजों को छानकर अलग कर देता है और उन सब को कुचल डालता है। तुम जो काम हवा से करने के लिए कहोगे, उसे हवा नहीं करेगी। इसलिए चलो हम मजबूत घर बनाएं। आओ दरवाजों को मजबूती से जोड़ें। शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करें। मन को मजबूत कर लें। ये काम कर लो और फिर देखो हवा हमारी फ्रेंड बन जाएगी। हवा कमजोर आग को बुझा देती है, लेकिन वह तेज आग को शेर की तरह दहाड़ने वाली और भयंकर बना देती है। उसके साथ फ्रेंडशिप अच्छी है। हम डेली उसकी तारीफ करते हैं। A slumber did my spirit seal नामक इस पोएम में पोएट हमसे कहता है कि जिससे हम बहुत अधिक प्यार करते हैं, वो जब हमें छोड़कर चला जाता है तो जीवन कुछ समय के लिए गतिहीन यानी मोशनलेस हो जाता है। किंतु यह सच है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस पोएम में पोएट की बिलव्ड एक जवान तथा खूबसूरत महिला थी। एक समय था जब वह लेडी अपनी लाइफ को पूरे उत्साह और जोश के साथ जीती थी, लेकिन अब वह जमीन के नीचे कब्र में जा चुकी है, यानी कि अब वह जिंदा नहीं है और अब वह पृथ्वी यानी अर्थ के साथ साथ घूम रही है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील किसी लवर की डेथ और पोएट के द्वारा अपने किसी चाहने वाले की मौत के बारे में सोचने से संबंधित फीलिंग्स के बारे में है। कवि अपने लवर
या बिलवड की डेथ से रिलेटेड इमेजिनेशन को इस पोएम में डिस्क्राइब करता है। यह पोएम एक शोक गीत या एलेजी की तरह है। इस पोएम में पोएट यह कहकर उसकी मृत्यु को अमर बनाना चाहते हैं कि उसकी बिलव्ड को अब कोई मानवीय डर नहीं है, यानी कि अब उसे किसी भी मनुष्य यानी ह्यूमन से कोई डर नहीं है। अब अर्थ पर गुजरने वाले दिन, महीने, साल उसके लिए कोई भी मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि अब इस गुजरने वाले टाइम का यानी कि दिन, महीने, साल का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी एज अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरे स्टैंजा में पोएट उसकी डेड बॉडी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अब उनकी बिलव्ड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, यानी अपने शरीर से कोई भी काम नहीं कर पाएगी। लास्ट की 2 लाइंस में पोएट ये बताता है कि अब वह जमीन के नीचे अपने रास्ते पर यानी पाथ पर घूम रही है। वह कहता है कि अर्थ पर पड़े हुए पत्थरों यानी स्टोन्स, चट्टानों यानी रॉक्स और पेड़ों की तरह वह भी अर्थ के साथ घूम रही है। क्या आपने कभी कुछ लोगों को अजीब माना है या दूसरे देश में रहने वाले लोगों को विदेशी समझा है? हमारे पास ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे हम दूसरे लोगों को खुद से अलग समझते हैं, जैसे कि हम लोग उनकी भाषा के हिसाब से उन्हें अलग मान लेते हैं। इस पोएम में पोएट ने हमें कई सारे तरीके बताए हैं जिनके हिसाब से हम सभी बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य यानी ह्यूमन हैं। तो चलिए यहां से अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई भी आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश पराया या विदेश नहीं है। सभी कपड़ों के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है जो बिल्कुल एक जैसा होता है और हमारे ही शरीर की तरह होता है। वह जमीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं वह बिल्कुल हमारी धरती की तरह ही है जिस पर एक दिन हम सभी मर जाएंगे। वे लोग जिन्हें हम पराया या विदेशी कहते हैं वे भी धूप, हवा और पानी को लेकर हमारी ही तरह सावधान यानी अवेयर रहते हैं। उन सभी लोगों का पालन पोषण वहां पर मिलने वाली फसलों से ही होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ फसलें पैदा करके उनसे अपना काम चलाते हैं। वे लोग भी लड़ाई झगड़े के कारण भूखे रहते हैं और उनके हाथ देखने में बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं। और उनके हाथ की लाइंस में हम एक ऐसी मेहनत की रेखा देखते हैं जो हमारे हाथों की रेखा यानी लाइन से अलग नहीं है। उनकी आंखें बिल्कुल हमारी आंखों के जैसी ही होती हैं, जो हमारी तरह ही जागती हैं और हमारी तरह ही सोती हैं। उनके पास बिल्कुल वैसी ही ताकत है जैसी हमारे पास है और जिसे केवल प्यार से ही जीता जा सकता है। हर जमीन पर एक जैसी यानी कॉमन लाइफ है जिसे सभी लोग आसानी से पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। जब भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है तो याद रखिए कि यह और कोई नहीं बल्कि हमारे अपने ही होंगे, जिन्हें हम पराया मानेंगे, जिन्हें हम धोखा देंगे या जिनके अधिकार हम छीन लेंगे, उनकी बुराई करेंगे, उनके साथ कोई गद्दारी करेंगे या उनका अपमान करेंगे। और जब भी हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम अपनी ही धरती को गंदा करते हैं। आग का धुआं और धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल्स उस हवा को बर्बाद कर देंगे जिसमें हम सांस लेते हैं, और यह हवा हर जगह फैली हुई है और हमारी अपनी है। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी आदमी विदेशी या पराया नहीं है और ना ही कोई देश अजनबी है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं फिनिश होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट video. Till then, goodbye and take care of yourself and your family.